आज की इस अफसोसनाक कहानी को सुनाऊं और बताऊं कि अब तक क्या कुछ हुआ और ये हादसा क्यों कर हुआ होगा, उससे पहले जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये हैरत अंगेज करिश्मा हुआ एक, जिस एयर इंडिया की इस फ्लाइट में जो अहमदाबाद से लंदन के लिए आज अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जिसने उड़ान भरी, उसमें 242 मुसाफिरों और क्रू मेंबर के साथ एक 11A सीट नंबर पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम है विश्वास रमेश कुमार। ये ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडिया घूमने आए थे। दमन दीव घूमने के बाद अपने भाई अजय के साथ आज इसी फ्लाइट में एयर इंडिया के जो क्रैश हुआ है उसमें बैठकर लंदन जा रहे थे। सीट नंबर 11A, इनके भाई की सीट इनके आगे थी। इसके बाद ये प्लेन टेक ऑफ करता और अगले मिनट भर के अंदर अंदर वहीं एयरपोर्ट के जस्ट बाहर गुजरात के बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस पर जाकर गिरता है, आग लगती है। और ख़बर यह है कि इस प्लेन में सवार जितने भी मुसाफिर थे उनमें से कोई बच नहीं पाया, लेकिन विश्वास रमेश कुमार हैरत अंगेज तरीके से करिश्मा हुआ कि इस प्लेन से कूद कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये घायल शख्स खुद उस वक्त अहमदाबाद के लोग हैरान हैं जब उन्होंने देखा एक शख्स खून से लथपथ चला जा रहा। उन्होंने उससे पूछा और उसने बताया, फिर उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और इसी प्लेन में बैठा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस प्लेन के साथ आग का शोला, गुबार, धुएं का और किसी के बचने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं, उसमें से एक शख्स कूद कर यूं सड़क पर घूम रहा है। फिर बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये अस्पताल की तस्वीर है और ये बोर्डिंग पास है विश्वास रमेश कुमार का, जो बता रहा है कि आज दोपहर इसी प्लेन में वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, खतरे से बाहर है और खुद ही पैदल चलते हुए ये फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। लोगों को पता चला कि ये इसी प्लेन में सवार थे, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। है ना करिश्मा कि जिस हादसे में हर एक की जान चली गई, वहाँ एक शख्स कूद कर अपनी जान बचा लेता है। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि विश्वास रमेश कुमार जिस 11A सीट पर बैठे थे, उस सीट के जस्ट बराबर में एग्जिट गेट था प्लेन का। एग्जिट गेट के पास अमूमन थोड़ी सी जगह होती है और ये जगह इसीलिए रखी जाती है ताकि इमरजेंसी हो तो उसे खोला जा सके। जब प्लेन ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे जा रहा है, विंडो सीट पर बैठे हुए थे, तो विश्वास को ये लगा कि ये, चूँकि बाहर वो देख रहे हैं सब कुछ, कि टेक ऑफ के बाद प्लेन को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये नीचे की तरफ जा रहा है और वो तमाम इमारतों को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जितना नीचे उड़ रहा उन्हें खतरे का एहसास हो गया और तभी उन्होंने कोशिश की। और इस दौरान ये प्लेन जाकर इस बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकराती है और उस दौरान तक वो जो प्लेन का पिछला हिस्सा है एक जगह फंस जाता है। अगले हिस्से में आग लग चुकी है, लेकिन एग्जिट गेट खुल जाता है। वो कूदते हैं और फिर वहाँ से दूर अपने आप को भगाते हैं और इस तरीके से हैरत अंगेज तौर पर विश्वास की जान बच जाती है। अब बाहर आने के बाद वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे कोई मेरे भाई के बारे में बता दे। अजय नाम उनके भाई का, जो उनकी अगली सीट पर था। लेकिन जो खबर आ रही है, इस प्लेन में जो कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, उनमें से किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। जो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने 204 लोगों की मौत की कंफर्मेशन दी है। और इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि ये प्लेन जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर जाकर गिरा, उस वक्त दोपहर का वक्त था, लंच टाइम था और जो MBBS के स्टूडेंट थे वहाँ खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 4 MBBS के स्टूडेंट्स की मौत की कंफर्मेशन अब तक आई है। करीब 50 घायल हैं स्टूडेंट, उनका इलाज चल रहा है। ये बीजे मेडिकल कॉलेज गुजरात का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल या सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ की फीस बहुत कम है और इसीलिए यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। तो ये तो करिश्मा हुआ जो विश्वास कुमार जिस तरीके से बचे। अब इस हादसे, इस अफसोसनाक हादसे के बारे में आपको बताता हूँ। जब ये प्लेन टेक ऑफ किया, उसके बाद मिनट भर के अंदर 2 बातें
अहमदाबाद एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रिकॉर्ड हुई, जो पायलट ने कहा था, कैप्टन सुमित सभरवाल साहब ने। वो 2 लाइनें थी। पहली थी कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, ये पहली लाइन थी, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। और दूसरी लाइन जो 3 बार कहना पड़ता, उन्होंने 3 बार ही कहा, मेडे मेडे मेडे। बस यही 2 लाइन आखिरी थी और इसके बाद संपर्क टूट गया और फिर इस हादसे की खबर हम सब जानते हैं। तो पायलट ने कंट्रोल खोने से पहले 2 लाइनें बोली, आई एम लूजिंग द थ्रस्ट एंड मेडे मेडे मेडे। पहले मेडे की बात। मेडे एविएशन इंडस्ट्री में या एविएशन के फील्ड में वो शब्द है जिसका मतलब ही है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। एक पायलट जब किसी प्लेन को लेकर उड़ता है और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसी इमरजेंसी जिसमें मसले को हल किया जा सकता है, कंट्रोल पाया जा सकता है प्लेन पर, उसमें हेल्प मी कहा जाता है। लेकिन जब भी किसी एटीसी को मेडे शब्द सुनाई दे तो समझ लीजिए उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक पायलट मेडे तभी कहता है जब उसके सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कोई कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, अब आपको जो करना आप करो। और इसीलिए वो मेडे 3 बार बोलता है। मेडे का मतलब ही है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, पर मेडे इसलिए बोला जाता है ताकि कैप्टन की तरफ से ये संदेश मिलने के बाद बचाव और दूसरे कामों के लिए फौरन टीम को तैयार किया जा सके। यानी मेडे का मतलब ही है कि अब हादसा होना है और उसके बाद आप जो भी आप कर सकते हो ग्राउंड पर रहते हुए। तो मेडे से पहले पायलट या कैप्टन सुमित सभरवाल ने एक और लाइन कही थी, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब वही था जो मैंने आज आपको दिन में बताया, वो ये कि प्लेन को लिफ्ट कराने के लिए जो फोर्स चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो थ्रस्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। प्लेन ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहा है। और लूजिंग थ्रस्ट का मतलब यही है कि हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊंचाई की तरफ नहीं जा रहे। अब ऐसा क्यों कर हो सकता है? इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन वजह है वो ये है कि लूजिंग थ्रस्ट, ऊंचाई ना पकड़ना, फोर्स ना मिलना, इसका मतलब है इंजन में कोई खराबी थी। लेकिन फिर ये भी है कि 2 इंजन थे, एक इंजन में खराबी है तो दूसरा इंजन कंट्रोल कर सकता था, तो दूसरे इंजन ने क्यों नहीं किया, ये तो आगे जांच से पता चलेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें जिसके ज़रिए इस हादसे के बारे में पता किया जा सकता है। अभी तो राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन जैसा मैंने उस वक्त कहा था दिन में, 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद अगर उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि वो हाइट नहीं पकड़ रहा है, लिफ्ट नहीं हो रहा है। पहला तो ये कि थ्रस्ट नहीं हो रहा है। दूसरा ड्रैग। ड्रैग जो होता है वो पीछे से फोर्स देता है प्लेन को ऊंचाई पकड़ने के लिए। तो अगर पीछे से भी फोर्स नहीं मिल रहा है, ड्रैग नहीं कर रहा है, एक तो थ्रस्ट नहीं हो रहा है, ड्रैग नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है। और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ उठा रहा है और लिफ्ट हो ही नहीं रहा है तो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो वेट होता है अपना, वो वेट भी फोर्स करता, पुश करता है। प्लेन का वेट काफ़ी होता है और ये सारी चीज़ें मिलकर पुश करती हैं। लेकिन टेक ऑफ की स्पीड 300 किलोमीटर के आसपास रनवे पे दौड़ने के बावजूद अगर पायलट ने इसको थ्रस्ट जो है लूज कर रहा था, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तकनीकी खामी है। हालांकि 7878 ये जो प्लेन था, ये दुनिया में पहली बार हादसे का शिकार हुआ। इसके बारे में कहते हैं कि इसमें ऐसी गलतियां हो ही नहीं सकती हैं। और अभी भी जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसमें यह है कि शायद इसके पीछे इंसानी गलती भी हो सकती है। लेकिन अब इंसानी गलती है या फिर मशीन की गलती है, ये सब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पूरी इस हादसे को समझने के लिए जो भी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई, आपको सिलसिलावार वो बताना चाहता हूँ। टेक ऑफ के वक्त एक प्लेन हादसे का शिकार कैसे हो जाता है, क्योंकि आज टेक ऑफ में हुआ है। असल में टेक ऑफ सबसे रिस्की चीज़ होती है, क्योंकि ये विमान जो है, ये जो प्लेन है,
ये रनवे पर ग्राउंड से एक हाई स्पीड पकड़ता है उड़ने के लिए, और पायलट के पास बेहद कम वक्त होता है। रनवे जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और वो एंड पॉइंट जहाँ से प्लेन को लिफ्ट करना है, मतलब ऊपर उड़ना है, पहिया अब रनवे को छोड़ देगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जो है, लिफ्ट वाला पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कवर करने में पायलट के पास मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का वक्त होता है। प्लेन की स्पीड लगातार स्टार्टिंग पॉइंट के बाद तेज़ी होती जाती है और मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। तो अब जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट से टेक ऑफ के लिए एक प्लेन तैयार होता है, इंजन स्टार्ट हुआ और अब स्पीड पकड़ रही है, अभी रनवे पे दौड़ना है उसको, पहले कार या बस या गाड़ी की तरह, क्योंकि अभी तक वो हवा में नहीं है। तब उस वक्त एक पायलट को देखना होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे इंजन और उस स्पीड के हिसाब से कि पहला इंजन बिल्कुल सब काम कर रहा है, क्योंकि इंजन सब कुछ चेक होता है टेक ऑफ से पहले, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद रनवे ठीक है, खाली है, कोई अवरोधक तो नहीं है, बीच में कोई प्लेन तो नहीं आ रहा ताकि टकराए नहीं, क्योंकि स्पीड इतनी है। तीसरा, मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हवा का रुख और हवा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। थ्रस्ट इसीलिए है क्योंकि हवा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा विमान के सिस्टम जो है अंदरूनी, वो सारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जब एक बार पायलट देख लेता है कि सब ओके है हर तरफ से, ग्राउंड स्टाफ तो क्लियरेंस दे ही देते हैं, लेकिन जब पायलट और को पायलट अपनी सीट पर होते हैं और अब टेक ऑफ ले जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो रनवे हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो बाकी सारे सिस्टम हो, उनको चेक करने के बाद ही रनवे पर प्लेन को दौड़ाया जाता है। और उस दौड़ाने के बाद अब टेक ऑफ के दौरान प्लेन कैसे क्रैश कर सकता है, क्या वजह हो सकती है? तो पहली वजह हो सकती है इंजन का फेल होना। टेक ऑफ के दौरान इंजन के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपको स्पीड पकड़नी है, प्लेन का अपना एक वेट होता है। अगर सपोज अहमदाबाद से जो ये लंदन की फ़्लाइट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट में एक पैसेंजर 2 बैग मिनिमम जो वेट कैरी कर सकता है 23 kg, तो पर पर्सन 46 kg का लगेज होता है, 2 बैग। और जो इतनी दूरी का सफ़र करते हैं US UK, तो जाहिर सी बात है वो 46 kg एवरेज लेकर ही चलते हैं। अब 230 पैसेंजर्स हैं, अब 230 पैसेंजर के हिसाब से आप 46 पर पैसेंजर जोड़ लीजिए कितना वेट होगा, तो उसका अपना, प्लेन का अपना वेट। तो अब ऐसे वक्त में रनवे से प्लेन को, इस भारी भरकम प्लेन को लेकर उड़ना है, तो पहला इंजन का फेल होना, दूसरा बर्ड हिटिंग, क्योंकि जो चिड़िया या बर्ड्स हैं ये बहुत ऊंचाई पर नहीं मिलते हैं, ये ख़ास ऊंचाई तक ही रहते हैं, और शहरी आबादी या एयरपोर्ट जहाँ बस्तियाँ होती हैं नहीं मिलते, सुनसान जगह पर नहीं उड़ते। तो एयरपोर्ट के आसपास अमूमन घर होते हैं, बस्तियाँ होती हैं, होटल होते हैं, तो वहाँ पर बर्ड हिटिंग के ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए बर्ड हिटिंग जनरली टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के वक्त इसका खतरा बना रहता है। तो दूसरा है बर्ड हिटिंग। तीसरा है फ्यूल प्रेशर। फ्यूल प्रेशर की प्रॉब्लम ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लंबी दूरी की जब फ्लाई करते हैं तो आपका टैंक फुल होता है। अब अहमदाबाद से लंदन की दूरी अराउंड 7000 किलोमीटर है, 9500 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप ये जो 7878 है, जो अहमदाबाद से जिसने उड़ान भरी, वो उड़ सकता है। और जनरली अगर आप सपोज दिल्ली से मुंबई भी जा रहे हैं तो भी फ्यूल टैंक में उतनी ज़रूरत ना हो तो भी ज़्यादा लेकर चलते हैं इमरजेंसी के लिए, कल को रनवे बिजी हो या कोई और बात हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको हवा में घूमना पड़ सकता है। तो इसलिए तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 787 को लेकर कुछ आया था पहले कि इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, और एक प्लेन तो खड़े खड़े उसमें कुछ आग लग गई थी। फिर वापस इसको बुलाया गया, कुछ महीनों के लिए 787 की उड़ान पर रोक लगा दी गई, चेक किया गया और फिर इजाज़त दे दी FAA ने, जो ऐसी चीज़ों पे नज़र रखती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो इंजन फेलियर, बर्ड हिटिंग, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, साथ ही एक और चीज़ हो सकती है जिससे टेक ऑफ में क्रैश कर सकता है, और वो है पायलट की गलती। पायलट की गलती एविएशन क्रैश में एक बड़ा रीज़न माना जाता है, और ख़ास तौर तब जब
मामला टेक ऑफ का हो। उसकी वजह यह है कि टेक ऑफ के दौरान पूरा प्लेन पायलट के कंट्रोल में होता है, हर चीज़ पायलट को देखना होता है, लेकिन मुसीबत यह है कि पायलट के पास वक्त बहुत कम होता है। सेकंड के 100वें हिस्से में जजमेंट और फैसला लेना होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, लिफ्ट पॉइंट तक आपको वो प्लेन उड़ना है, स्पीड इतनी मेंटेन करनी है, रनवे की लेंथ क्या है, लिफ्ट पॉइंट पर जाकर कब एकदम एक्यूरेट टाइम पे आपको ऊपर उठना है, और अगर इस बीच में जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और कुछ हो गया और स्पीड आप पहुंच गए मैक्सिमम, तो उस वक्त भी सेकंड का 100वां हिस्सा होता जब आपको डिसीजन लेना आता हो कि आगे क्या करना है। तो ऐसे में इसीलिए हमेशा एक्सपीरियंस्ड और ऐसे पायलट की बड़ी अहमियत होती है। हालांकि कैप्टन सुमित सब्बरवाल एक एक्सपीरियंस और सीजन पायलट थे और उनको उड़ाने का काफ़ी लंबा एक तजुर्बा रहा है। अब एक सवाल ये भी है कि जो रनवे पर टेक ऑफ के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़तरनाक हो जाती हैं और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो स्पीड इंडिकेटर और थ्रॉटल पावर लेवल ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है जब आप उड़ते। ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, लेकिन एक डेटा के हिसाब से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, इनकी एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से टेक ऑफ के दौरान जो भी प्लेन के हादसे होते हैं उनमें से 65% ऐसे हादसे इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं। यानी टेक ऑफ के दौरान अगर कोई प्लेन क्रैश करता है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, तो इसकी 65% वजह प्लेन या मशीन नहीं, इंसान है, यानी पायलट है जिनकी वजह से होता है। 20% टेक्निकल खराबी की वजह से होता है, 10% मौसम इसके लिए जिम्मेदार होता है और 5% अन्य कारण होते हैं, जैसे बर्ड सेटिंग या कुछ मौसम का। जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपर्ट्स ने बताया था और जो आज बड़ा उस पर सीरियसली देखा जा रहा है, जांच भी होगी आगे, कि जितनी गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है हवा उतनी पतली हो जाती है। और ऐसे में जो खुद पायलट ने आखिरी में ये कहा है कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, तो वो पुश, वो फोर्स नहीं मिल पाया उस प्लेन को जो उसको लिफ्ट करा सकती, ऊंचाई प्रदान कर सकती। तो मौसम का भी इसमें एक बड़ा रोल होता है। तो ये तो खैर जांच की बात है। अब मैं बोइंग 7878 जो ड्रीमलाइनर थी, ये प्लेन जो आज हादसे का शिकार हुई है, दुनिया के बेस्ट एडवांस प्लेन में इसे की गिनती होती है। 11 साल पहले इसे खरीदा गया था। एयर इंडिया का मर्जर जब टाटा के साथ हुआ तो अब ये टाटा के साथ जुड़ा हुआ है। इसे एक प्लेन, इसकी इतनी ज़्यादा वो है इसकी खासियत कि इसकी जो लाइफ होती है 44,000 टाइम्स ये उड़ान भर सकती है, 44,000 बार। 44,000 आप समझिए कितना चक्कर हो गया। यानी कम से कम 30 से 50 साल तक एक 787 ड्रीमलाइनर एक्टिव रह सकता है, उड़ान भर सकता है। मतलब 30 से 50 साल तक की इसकी लाइफ होती है एंड 44,000 उड़ान। इसकी जो कंपनी है जो बोइंग बनाती है, 15 साल के अंदर ये पहली बार हादसा हुआ है। 1787 ड्रीमलाइनर का कभी कोई हादसा नहीं हुआ और उसकी वजह यही है कि कहते हैं कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ प्लेन है। हालांकि बीच में कई बार इसको लेकर 787 को लेकर खुद इस बोइंग में काम करने वाले कुछ स्टाफ ने कंप्लेंट की थी और उनका कहना ये था कि असल में बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर तुला हुआ है ताकि बर्डन कम हो। और साथ में ये भी कहा था कि जो बोइंग 787 को बनाया जा रहा है उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियों को ठेके दिए गए हैं और वो सारे पार्ट्स बनकर एक जगह आते हैं और उन्हें जोड़ा जाता है। तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि सपोज़ एक प्लेन के अगर 5 हिस्से हैं तो एक हिस्सा एक कंपनी बना रही है, दूसरा B, तीसरी C, चौथी 5 और कहीं और बनी, फिर छठे जगह पर लाई गई बोइंग के असली जगह पर।
और अब उन सबको असेंबल किया जाता है। तो जब असेंबल किया जाता है तो बीच में गैप कई बार रह जाता है, क्योंकि पांचों अलग अलग एक ही प्लेन के 5 पार्ट्स 5 अलग कंपनियां बना रही हैं, असेंबल एक जगह हो रहा है, तो कई बार वो परफेक्ट नहीं होता कि जब एक साथ बिना गैप के जुड़ जाए। इसकी कंप्लेंट आई थी और जिसको बाद में बोइंग ने माना भी था और उन्होंने कहा था कि हम इसको दूर कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट आई, लेकिन आज तक कभी बोइंग को इस तरह की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ा, इस तरह के क्रैश का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज 787 पहली बार क्रैश किया। इसमें 230 जो मुसाफिर थे, 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाल के थे, 1 कनाडा के थे और दोनों पायलट भी इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस, वहाँ की फायर ब्रिगेड, वहाँ के हॉस्पिटल की तरफ से जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। उनका कहना है कि इस प्लेन हादसे में बचने की किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जो ज़मीन पर थे वो भी इसके चपेट में आ गए। और ज़मीन पर चपेट में आने वाले ज़्यादातर MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी कॉलेज में थे। और इत्तेफाक से जब ये प्लेन गिरा, दोपहर का वक्त था, 1:39, और ये सारे स्टूडेंट्स उस वक्त इस मेडिकल कॉलेज के मेस में खाना खाने के लिए आए थे और तभी अचानक ये प्लेन गिरा। ब्रिटिश, चूंकि इसमें 53 सिटीजन थे, तो वहाँ की टीम भी अब इंडिया आएगी इस पूरे हादसे की जांच के लिए, क्योंकि 53 नागरिक उनके भी हैं। आगे एविएशन के एक्सपर्ट्स, बोइंग के एक्सपर्ट्स ये भी पहुँचेंगे, सारी चीज़ों की जांच होगी। और इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मौत हुई है, क्योंकि प्लेन में आग लगी, लाशें ना देखने लायक है ना दिखाने लायक है। ये समझ लीजिए कि जैसे मिट्टी का खिलौना, बुरी तरह से जली हुई, जिसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर जो लाशें हैं उनको पहचानना मुश्किल है। तो पहचानना मुश्किल है तो फिर सवाल ये है कि जो उसमें सवार मुसाफिर थे उनमें से उनके परिवार वालों को कैसे उनकी लाशें सौंपी जाएंगी। तो अहमदाबाद और गुजरात सरकार, अहमदाबाद पुलिस, एविएशन ने जो भी इस प्लेन में सारे मुसाफिर सवार थे उनकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट की है, आने वाले वक्त में उन्हें बुलाया जाएगा, उनके DNA सैंपल लिए जाएंगे और DNA के ज़रिए ये पता किया जाएगा। लेकिन कई लाशें तो कटी फटी और कई लाशें ऐसी हैं कि वो साबुत भी नहीं है। तो ये भी एक अजीब दर्द है। तो DNA के ज़रिए अब इन लाशों की शिनाख्त होगी और फिर उनके घर वालों को सौंपी जाएगी। पता नहीं एक लाश के कितने टुकड़े किसके हिस्से में आएंगे। बेहद अफसोसनाक कहानी। फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।